नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं ये विशाल, ये बड़ी सी बस जो आपको नजर आ रही है, ये है महाभारत एक्सप्रेस। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यह खास व्यवस्था आपके लिए की है और अब मैं विजयवाड़ा आ पहुंचा हूं। अभी फिलहाल हम दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। मैं आपको बता दूं कि रामेश्वरम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं, अलग अलग शहरों से गुजरते हुए, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए अब हम विजयवाड़ा आ पहुंचे हैं। तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को लेकर हमारी आपसे बातचीत होगी, पूरी जानकारी से जुड़ी हुई तक पहुंचाऊंगा। लेकिन देखिए, आंध्र प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि मिशन 400 पार पर है बीजेपी और उसके लिए दक्षिण भारत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। लिफ्ट नीचे बुला लीजिए। इस मसले पर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में, क्योंकि ये महाभारत एक्सप्रेस जो हमारी ये गाड़ी है, ये जो बस है, इसमें हमने सारी व्यवस्था ऐसे की है ताकि लाइव टेलीकास्ट कर सके, पूरी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा सकें। तो अब मैं स्टूडियो वाले हिस्से की तरफ जा रहा हूं जहां पर हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के मेहमान मौजूद हैं। उनसे हमारी बातचीत भी होगी और अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। और खबर वायनाड से है। दक्षिण भारत में मैं अभी हूं और दक्षिण भारत में ही कांग्रेस बहुत ज्यादा इस वक्त उत्साहित नजर आ रही है। वायनाड जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां पर नामांकन उन्हें आज दाखिल करना है। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे? उनकी जो पारंपरिक सीट रही है, या सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे प्रियंका साथ में नजर आ रही हैं, राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। कांग्रेस पूरे जोश के साथ वहां पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैनेंद्र इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें तो आप देखते रहिएगा। जैनेंद्र, राहुल गांधी नामांकन करने के लिए वायनाड में मौजूद हैं, और क्या जानकारी, क्या अपडेट वहां से आपके पास? और राहुल गांधी है और सपने पर जैनेंद्र, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी नामांकन करने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि वायनाड से पिछली बार भी हालांकि जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से क्या वो चुनाव लड़ेंगे, या अब वहां से चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, क्या सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे? वायनाड की अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर एक लिहाज से है वहां पर। अब मैं आपको बता दूं, जो केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा डी राजा की पत्नी जो है, सीपीआई के नेता है डी राजा, उनकी पत्नी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी के सामने। अब ऐसे में इन परिस्थितियों में क्या होगा? हालांकि बहुत मुश्किल नहीं माना जा रहा है, राहुल गांधी के लिए सेफ सीट के तौर पर ही वायनाड को देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल तो बार बार खड़ा हो ही रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि आपको पता है ना, एक बहुत पुरानी राजनीतिक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जो यहां पर बाजी मार लेता है वही दिल्ली में सरकार बनाता है। इस लिहाज से कांग्रेस, जो कि पहले से ही आईसीयू में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, अब क्या होगा कांग्रेस का हाल, जबकि राहुल गांधी भी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक तो यही स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल ये वायनाड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, प्रियंका भी वहां पर हैं, नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। और वायनाड का जो समीकरण है, जाति का समीकरण हो या वहां पर धर्म को लेकर जो समीकरण नजर आता है, वैसे में बहुत मुश्किल स्थिति कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रही है। आराम से राहुल गांधी वहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है, वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष है केरल में, वो खुद वहां से मैदान में है। इसके अलावा डी राजा, सीपीआई के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल ये तस्वीरें आपके सामने, और ये जो मिशन साउथ है बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, बार बार बीजेपी कह रही है, इस बार चुनाव में नारा बुलंद किया गया है, अब की बार 400 पार। तो 400 पार होगा कैसे? वो तभी होगा जब दक्षिण भारत में भी बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करे। मैं आपको अब जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं। राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जैनेंद्र, और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल, राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं। देखिए अखिलेश, उम्मीदवार जब नामांकन दाखिल कर रहा होता है तो उनके साथ 5 लोगों को ही इजाजत मिलती है, तो 5 लोगों के साथ राहुल गांधी नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हैं। उनकी टीम के लोग हैं, इसके अलावा प्रियंका है, राहुल वेणुगोपाल हैं, IUML जो कांग्रेस की सहयोगी दल है केरल में, उसके नेता हैं। और राहुल गांधी 3 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने पिछली बार 2019 में वायनाड में नामांकन दाखिल किया था, एक बड़ी जीत हासिल की थी, और अब उसी सिलसिले को इस बार फिर दोहराना चाहेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले तकरीबन आधे घंटे का एक छोटा सा रोड शो राहुल गांधी ने किया, जिसमें कि कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की वायनाड में। और इसके बाद राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका सांसद होना मेरे लिए गर्व की बात है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने यहाँ के मुद्दे उठाए और साथ में यहाँ की जो LDF की सरकार है, वाम मोर्चे की सरकार है, उसको भी घेरा और कहा कि यहाँ के मुद्दों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने लोगों को भरोसा दिया कि जब केंद्र में सरकार होगी कांग्रेस की और केरल में भी होगी, तो यहाँ के लोगों के मुद्दों को वो और बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगे। लेकिन कुल मिला के राहुल ने इमोशनल पिच पर अपनी पूरी बात रखी और लोगों को अपने परिवार जैसा बताया। और साथ में ये दोहराऊं कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपका सांसद हूं। और इसके बाद राहुल गांधी फिलहाल नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और नामांकन की जो एक बात बताइए जैनेंद्र, क्योंकि आप कांग्रेस की खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वह त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है बीजेपी, CPI और कांग्रेस के बीच? क्या इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वायनाड में, या बहुत आसानी से जीत जाएंगे राहुल गांधी, कह सकते हैं? आपकी दोनों बातें ठीक है अखिलेश, मुकाबला तो त्रिकोणीय है ही। राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको चुनौती दे रही है CPI की जो उम्मीदवार हैं एनी राजा, और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन यहाँ से मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पर ये 3 बड़े चेहरों के बीच में ये चुनाव है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी के सामने कोई खास चुनौती जो बाकी 2 उम्मीदवार हैं CPI और बीजेपी के, वो नहीं दे पा रहे हैं। और राहुल ही नहीं, राहुल के लिए तो ये दूसरा चुनाव है। इससे पहले भी 2009 से ये सीट अस्तित्व में आया, और राहुल के आने से पहले भी 2 बार 2009, 2014 में कांग्रेस CPI से ये सीट जीत चुकी थी। राहुल की एंट्री के बाद 2019 में जीत का जो फासला था वो दुगना हो गया, 4,30,000 वोटों के अंतर से राहुल जीते। और इस बार कहा जा रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो और बढ़ी हुई है। तो माना ये जा रहा है कि राहुल की जीत का अंतर कितना रहेगा, ये मुख्य चुनौती है राहुल गांधी के सामने, कि क्या वो अपनी जीत का जो अंतर था पिछली बार 4.25 लाख से ज्यादा, क्या उसको वो और बढ़ा पाएंगे या नहीं। ये मुख्य सवाल लोगों के मन में इस बात को लेकर दिलचस्पी है। और कुल मिलाकर के इस इलाके में नहीं, लेकिन बीजेपी मैदान छोड़ने को जैनेंद्र आसानी से तैयार नहीं है। आपको भी पता होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्मृति ईरानी वहां पर बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में पहुंचने वाली हैं प्रचार के लिए। तो अमेठी में तो हराया है स्मृति ईरानी ने, और वायनाड भी प्रचार के लिए पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्रन नामांकन दाखिल करेंगे और स्मृति ईरानी खुद मौजूद रहेंगी। और बीजेपी यहाँ भी राहुल गांधी को आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। वो जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि राहुल अमेठी में हार चुके हैं पिछला चुनाव, और इस बार उन्हें यहाँ घेरने की कोशिश होगी। लेकिन अमेठी और वायनाड में बहुत फर्क है, और यहाँ पर स्मृति ईरानी छोड़िए, बीजेपी ही कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बीजेपी अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही है। आखिरी बात अखिलेश ये है कि वायनाड में तो राहुल गांधी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अहम ये होगा कि पिछली बार केरल की 20 में से 19 सीटें UDF जो कांग्रेस का गठबंधन है यहाँ पर, उसने जीती थी। सिर्फ एक सीट वाम मोर्चे को मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि वाम मोर्चा जो है वो 3 से 4 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो चुनौती राहुल के सामने वायनाड नहीं है, चुनौती ये है कि क्या वो क्लीन स्वीप उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो कर पाएंगे राहुल फैक्टर के कारण। ये सबसे बड़ा सवाल है जी। ठीक है जैनेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे आपसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। संजय सिंह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अपने दर्शकों को मैं एक जानकारी दे दूं, संजय सिंह जो कि इमरजेंसी में वहां पर भर्ती करवाए गए थे, चेकअप वगैरह हुआ है, और अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वहां से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं हॉस्पिटल से, अब वो निकल रहे हैं। तो आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। संजय सिंह को एक बड़ी राहत मिल गई है जमानत के तौर पर, और आम आदमी पार्टी इसे एक जीत के तौर पर भी देख रही है। तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और बिलाल मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी अहमद बिलाल, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी, और जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि संजय सिंह को अब से कुछ देर पहले ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ILBS अस्पताल की तस्वीर दिखा दें। कल सुबह 10 बजे संजय सिंह को यहां पर लीवर से संबंधित समस्याओं के लिए जो है वो लेकर के आया गया था, और अब से कुछ देर पहले जो है वो संजय सिंह को ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज करके तिहाड़ जेल जो है वो लेकर के जाया गया है, जहाँ पर उनकी जो जमानत की प्रक्रिया है वो आगे की प्रक्रिया जो चलेगी। चूंकि जो है वो संजय सिंह को ILBS अस्पताल के बैक गेट से सुरक्षा
कारणों की वजह से जो है वो उन्हें इस ILBS अस्पताल के बैक गेट से जो है वो निकाला गया है और जो है वो उनके साथ एक एम्बुलेंस में जो है वो संजय सिंह को बिठा करके जो है वो तिहाड़ जेल लेकर के जाया गया है और तकरीबन 40 से 45 मिनट का रास्ता जो है वो यहाँ ILBS अस्पताल से तिहाड़ जेल का फासला है और उसके बाद जैसे ही संजय सिंह जमानत की जो प्रक्रिया है उस पे आगे जो है की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो उनकी पत्नी है अनीता सिंह, उन्होंने आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच करके जो 2 लाख का जो जमानत का मुचलका था उसके बॉन्ड जो है वो भर दिया और उसके बाद जो जमानती ऑर्डर है वो अब तिहाड़ जेल जो है वो पहुंचेगा और अब ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक संजय सिंह जो है वो तिहाड़ जेल से जो है वो रिहा हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने उनके परिवार से बातचीत की, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि जो आगे का प्लान है, सबसे पहले संजय सिंह तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सबसे पहले वो सीएम आवास जाएंगे, जहां पर वो सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले से ही जो दिल्ली का कथित आबकारी शराब घोटाला है उसके मामले में जो है वो न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में ही बंद है, उनकी पत्नी को ढांढस बटाने के लिए सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए संजय सिंह जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं जिस तरीके से बिलाल एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सलाखों के पीछे जा रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह जो जमानत पर बाहर आने वाले हैं। आगे भी इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पर भी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि महाभारत एक्सप्रेस का जो सफर है अभी विजयवाड़ा पहुंचा हुआ है। तो विजयवाड़ा में क्या आपको यहां का गणित नजर आ रहा है, क्या पॉलिटिक्स दिख रही है और कौन भारी दिख रहा है बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में? खासतौर पर मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस के दौरान तो बीजेपी बहुत ये बड़ी भागीदारी है। कांग्रेस का यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, वो जीतेगा भी नहीं है। और एक बात जरूरी है, राहुल गांधी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ रहे हैं वायनाड से, क्या उसका कोई फायदा यहाँ दक्षिण भारत में नहीं मिल रहा है कांग्रेस को? होगा जी, नहीं होगा जी, यहाँ विजयवाड़ा में एपी में नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में कोई फायदा नहीं होने जा रहा राहुल गांधी को? आंध्र प्रदेश में तो राहुल गांधी को इस प्रेजेंट कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो बड़ी पार्टी है तेलुगुदेशम पार्टी, आज तेलुगुदेशम पार्टी और बीजेपी जनसेना के अलायंस में गठबंधन में यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। तो इस मौके पर जो अभी जो हुकूमत है वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत, वो पार्टी भी जीरो होने वाली है। यहाँ के 175 सीट्स है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये जो टीडीपी बीजेपी जनसेना का गठबंधन है, ये 175 के 175 सीट्स लेने का। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप में से बहुतों को पता भी होगा कि दरअसल यहां पर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। इस लिहाज से आंध्र प्रदेश में जो सियासी पारा है वो बहुत चढ़ा हुआ है। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों की जो लड़ाई नजर आ रही है, उसमें दक्षिण भारत में कौन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? दक्षिण भारत में देखिए साफ सीधे अंदाज में यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप साउथ इंडिया की बात करेंगे तो ना तो आपको यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है और ना ही कांग्रेस का थोड़ी देर के लिए कर्नाटका और आपको जो है तेलंगाना में अभी हाल ही में जो है वहाँ पर भी हुकूमत कायम की है। लेकिन साउथ इंडिया में बीजेपी को और भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं दक्षिण भारत से, तो उसका क्या असर होगा इधर दक्षिण भारत में? देखिए ऐसा है कि दक्षिण भारत में अभी तक जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ की जो लोकल कांग्रेस पार्टी है, जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी जो है अभी सिर्फ 2-3 महीने पहले जो है उन्होंने यहाँ की जो पीसीसी चीफ बनी है वो, तो अगर यही काम अगर 1-1.5-2 साल पहले होता तो शायद के थोड़ा बहुत असर यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का होता। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ना कांग्रेस का असर दिखता है ना ही बीजेपी का असर। लेकिन बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, अमित शाह भी कर्नाटक में थे, वहां पर जनसभा कर रहे थे। यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो लोकल जो पार्टीज हैं, स्पेशली जो तेलुगुदेशम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू, जो बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ उनके साथ है ना बीजेपी, तो फायदा तो मिल जाएगा। वो तो मिल जाएगा, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा है। बीजेपी तो आंध्र प्रदेश का साथ जाने के एनडीए गठबंधन में अच्छा तरफ मिलके जा रहे, और तो अच्छा बढ़ने का पोजीशन भी है। भाई बोला था ये 175 में जीतने के लिए कोशिश में नरेंद्र मोदी जी का वर्ल्ड वाइड हाई फेमस इंडिया वाइड हाई वैल्यूएशन, ये मिलके हमारा सीनियर लीडर आंध्र प्रदेश का पुराना चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू जी और हमारा साथ ये पवन कल्याण जी, तीनों मिलके जाने के लिए पूरा रास्ता क्लियर हो गया, चुनाव में जीतने की पूरी रेडी हो गया। आंध्र प्रदेश में क्या होने वाला है जी? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी टीडीपी बीजेपी पार्टी के लिए एक चुनाव तो यही है। 2004 में जब राजशेखर रेड्डी इधर लोकल पार्टी में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को तब भी आंध्रा तेलंगाना जो भी 2 स्टेट मिलकर रहने टाइम में
तब राजशेखर रेड्डी चलाए थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब इधर कांग्रेस ही चलाए थे, तब तो हुकूमत लाए थे। इधर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का हुकूमत था 2004 2009 में। इस बार क्या होगा, छोटे बताइए। इस बार में तो यही होगा, कांग्रेस पार्टी तब हम आंध्रा को धोखा कर दिया, उसके बाद कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है। धोखा दिया है, जरूरी है धोखा दिया है। इसलिए कि राजशेखर रेड्डी का उनका बेटा वाईएस जगनमोहन रेड्डी इधर पूरा से पूरा आंध्रा को डेवलप करने के लिए लेके 2014 में जब टीडीपी जीती है, पूरा इधर माइनस में जा रहा। एक ही इससे जा रहा है कि वो लोग बस एक ही कैपिटल में जाएंगे। एक मैं आऊंगा, लोकल इश्यूज पर भी आऊंगा। एबीपी न्यूज पर महाभारत एक्सप्रेस का ये सफर लगातार जारी है। आपको हम बता दें, इस बस के जरिए दक्षिण भारत से हमने ये यात्रा शुरू की। उत्तर भारत यानी अयोध्या तक हम पहुंचेंगे। रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की पूरी यात्रा हमारी होने वाली है और इस दौरान हम तमाम लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, तमाम बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, पब्लिक से बातचीत करेंगे और इस बार के चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है आप तक सारी जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। और अब मैं स्टूडियो जाना चाहूंगा, इसलिए मेरा आग्रह है कि लिफ्ट को नीचे कर लिया जाए। इसी बस में हमने एक खास स्टूडियो की व्यवस्था की है जहां से लाइव टेलीकास्ट लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख पाएंगे। हम जहां भी पहुंचेंगे, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में, ग्राउंड जीरो की हकीकत, वहां की रियलिटी, सियासी खबरें और साथ ही साथ शहर का मिजाज, लोगों की जुबानी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो ये खबरें तो आप तक हम पहुंचाएंगे ही। अभी की एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी से ही नाराज हो गए हैं। जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, दरअसल उन्होंने जब वो मंच पर मौजूद थी तो टिकट कट जाने की वजह से रोने लग गई, उनके आंसू छूट गए और इसी को लेकर उनके पिता नाराज हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं नाराज होकर, सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की डॉक्टर संघमित्रा मौर्य की आंसू कल दिखे, बहुत चर्चा में रहे। कल वो एक सभा में थी, वो रोने लगी और वहाँ पर योगी जी की एक सभा थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप मतलब ये बहुत चर्चा का विषय से सवाल पूछ रहा हूँ मैं। राजनीति में रोना धोना ये बहुत ही बचकाना चीज़ है, ऊँची चीज़ें हैं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। मुझको अपनी बेटी करने में शर्म आता है जो मंच पर रो करके अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रोना धोना? अगर मान लीजिए भावुकता हुई, टिकट कटा है उनका। भावुकता, राजनीति में भावुकता क्या होती है? हम विचारों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारों के साथ हम ताल ठोकते हैं, विचारों के साथ उसको अपने पिता से सीखना चाहिए। मैंने विचारों के लिए हमेशा पद छोड़े हैं। कभी बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी मंत्री का पद छोड़ा, कभी राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी का पद छोड़ा। क्या होता है विचार के आगे? क्या होता है पद? क्या पद माने रहता है? एमपी एमएलए तो कभी बना जा सकता है। विचार मतलब कि आप अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं कि अभी वो बीजेपी का हिस्सा है? इनवाइट नहीं कर रहे हैं। अब जो सांसद रह चुका है वो बहुत बच्चा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है। उसको खुद अपना विवेक होना चाहिए कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। अब जिस समय अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं तो हम समझते हैं बहुत उचित नहीं है और न बहुत इससे अच्छा कहा जा सकता है। बड़ा स्टैंड ले रहे हैं आप। ये आपकी बेटी, फिर भी आपने एक स्टैंड लिया हुआ है कि उनके साथ खड़े हैं तो उचित नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सच है वो सच है। बेटी होने का मतलब इसका थोड़ा है कि उसकी गलतियां माफ होगी। तो आपने अपनी ओर से कहा उनसे कि वो आपकी तरफ आए या उधर छोड़ें? आपने कुछ मैंने सीधे कहा कि भाई हमारा चरित्र हमेशा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, कमजोर, मजदूर, किसानों के प्रति उनके हितों की लड़ाई का रहा है। अगर आज उनके हितों की अनदेखी हो रही है, उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव बर्ताव किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दल के साथ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। ये हमारी नैतिकता है। क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले वक्त में कोई फैसला वो ले सकती हैं? आपकी चूंकि बात क्या लेना है क्या नहीं लेना अभी चूंकि हाँ नहीं है, इसलिए बिना वार्ता के मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको दुख हुआ टिकट कटा उनका इस बात का? नहीं, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। टिकट तो कटना ही कटना था। क्यों कह रहे हैं टिकट कटना ही कटना था? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मैं जानता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जिसके अंदर प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने से रोकती है।
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती थी कि वो तो बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और बेटी खुद उसी पार्टी से सांसद हैं। वैसे खुद स्वामी प्रसाद मौर्य भी सहज हैं विचारधारा के मामले में, हर दल में रह चुके हैं लगभग, जहां उन्हें मौका मिला वहां रह लेते हैं। बहरहाल ये राजनीति का एक मिजाज है, इस पर तो हम बातचीत अब आगे बढ़ाएंगे कभी और, लेकिन फिलहाल चूंकि मैं आंध्र प्रदेश में हूं, विजयवाड़ा में हूं, तो यहां की राजनीति पर भी हम बात करना चाहेंगे। महाभारत एक्सप्रेस के इस सफर के दौरान बीजेपी के नेता यहां मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का दक्षिण भारत पर बहुत फोकस है, आप लोग बार बार कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, तो 400 पार तभी होगा जब उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी अच्छा प्रदर्शन कीजिए। क्या उम्मीद यहां कर रहे हैं आप लोग आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में, सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरा दक्षिण भारत में आज नरेंद्र मोदी का लहर चल रहे हैं। वैसे ये हम देखना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आप देखिए पूरा कहीं भी जाइए, सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत नहीं, पूरा देश एक कट्टे बन के नरेंद्र मोदी का नारे पे नरेंद्र मोदी को मदद करके। आप कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में भी मोदी की हवा है, हवा ही नहीं, आप कह रहे हैं कि लहर है, सुनामी नहीं बोल रहे हैं फिलहाल, आप लहर कह रहे हैं। अभी तो देखिए आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कर्नाटक में कैसा हो गया, जैसा अभी तमिलनाडु में कितने बढ़ गया, आंध्र में भी देखिए अभी ये गठबंधन बनने के बाद तेलुगु देशम। मोदी जी की लहर है, सुनामी है, कांग्रेस कहां है? वेयर इज कांग्रेस? राहुल गांधी। With regard to Andhra, not only Andhra, an entire country, those who are the oppressed and depressed classes, there is have the Congress voice. There is the only leader in the entire country is fighting against to this dictatorial leadership against all the sections of the people. That is the Rahul Gandhi. तानाशाही कह रहे हैं मामला, और उसके खिलाफ कोई खड़ा है तो राहुल गांधी हैं सिर्फ। राहुल गांधी खड़ने के लिए साउथ में तो नहीं चल रहा कांग्रेस का, तो अभी तो यही कि साउथ में तो साउथ से ही चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उत्तर भारत छोड़ा है और साउथ में भी नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी देख लीजिए साउथ में अब आंध्रा को तो धोखा कर दिए, तेलंगाना आंध्रा को जो देखो, तेलंगाना में है क्या कांग्रेस पुरुषन तो आया है, इसका पहला तो टीआरएस था, अभी तो इधर आके वाईएसआरसीपी है, जगनमोहन रेड्डी साहब है, नेक्स्ट भी आने वाला जगनमोहन रेड्डी साहब है। कांग्रेस को तो इधर बोनी मारने का भी नहीं है, कांग्रेस की बोहनी भी नहीं होगी, खाता भी नहीं खुलेगा, ये कह रहे हैं। जी यहाँ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहन भाई के बीच में चढ़ गया था, ब्रदर एंड सिस्टर बीच में रहता था, वो कांग्रेस जीतने की नहीं, आने की नहीं है, बोलने की नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बात करना भी बहुत मत है इसकी। लेकिन राहुल गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, साउथ इंडिया से लड़ रहे हैं चुनाव, तो कुछ एक सेंटिमेंटल फायदा तो कांग्रेस को इसका होना चाहिए था, नहीं होगा? होना तो चाहिए, लेकिन वो एक बड़ी कहावत है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वो लम्हा ये था कि 2014 में जो स्टेट को डिवाइड किया गया, तो उस वक्त जो खता यहाँ पर हुई है, तो उसका जो खामियाजा है वो अभी तक भी जो है कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। वो यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है कि आंध्र प्रदेश को जो है रात दरवाजे बंद करके जिस तरीके के साथ डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश को रात जो है आपको बोलना चाहिए कि यतीम व यसीर कर दिया गया। मोदी जी का कितना असर होगा? मोदी जी के कहने पे लोग बीजेपी को वोट डालेंगे इधर? देखिए दोनों की बराबर की साझेदारी है, क्योंकि मोदी साहब के भी हम हजार आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि मोदी साहब हमें एक और आश्वासन दे दें, क्योंकि 2014 में जो आपने कहा था कि यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी जो टेंपल है, वहां से आपने कहा था कि हम यहाँ पर जो है 10 साल के लिए हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, तो हम उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए इंशाल्लाह हम इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी। इस छोटा सा कमेंट मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस, उसको छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? किस पे ज्यादा जनता यकीन करेगी, मोदी जी पर कि राहुल गांधी पर? देखिए ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ना तो मोदी जी की इतनी हवा चलती है, ना ही राहुल गांधी जी की हकीकत बयान करें। यहाँ फिर भी थोड़ा सा किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप समझ लेना। यहाँ पर तो मैं समझता हूँ नारा चंद्रबाबू नायडू साहब, जो कि बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, उनकी हवा मस्त चल रही है। मस्त चल रही है तो टीडीपी के साथ बीजेपी है, तो उसका फायदा तो मिल ही जाएगा ना बीजेपी को। वो अभी आप समझ लीजिए ना। अच्छा वो समझ लीजिए, इशारों में ये बहुत कुछ कह रहे हैं। एक बार फिर से मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। विजयवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं आंध्र प्रदेश में। बात साउथ इंडिया की भी हो रही है, दक्षिण भारत की राजनीति की भी हो रही है, लेकिन उत्तर भारत से बड़ी खबर यह आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से अपनी सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज तो आलम यह है कि जेल तक जाने से अपराधी डरने लगे हैं, हर तरफ कानून का राज है, बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। तो चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं योगी जी। 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार कैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में भी मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। तो योगी आदित्यनाथ का ये वही चिर परिचित अंदाज, जिस तरीके से वो बोलते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के जो ये स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और एक तरीके से जनता से कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को ही आप चुनो, क्योंकि बीजेपी का इस बार नारा है अब की बार 400 पार। उत्तर भारत में तो आप मजबूत दिखते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में पिछली बार आप लोगों ने, पूरे दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं, 29 लोकसभा की सीटें जीती थी, उनमें से 25 अकेले कर्नाटक में। ऐसे में आंध्र प्रदेश वगैरह को लेकर इतने आपको आशान्वित कैसे हैं कि कुछ कमाल हो जाएगा? अभी मैंने कहा था इससे पहले, नरेंद्र मोदी का लहर पूरा ही चल रहे हैं। अभी देखिए अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद पूरी की पूरी तरीका आंध्रा का लोग भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, मोदी जी को लग गया अभी मोदी जी को साथ जाने के लिए। राम मंदिर का फायदा यहां हो रहा है क्या दक्षिण भारत में बीजेपी को? बहुत जरूर हो रहा है जी, सब कोई राम के साथ जाएंगे क्योंकि ये जो धर्मभूमि है एपी में, सब कोई राम के साथ रहेंगे, राम के साथ जाएंगे। फिर भी एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी को डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी का देखभाल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एसटी कम्युनिटी से है, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी इन आंध्र प्रदेश, अक्रॉस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, अरकू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेयर इज द बीजेपी कैंडिडेट वाज डिसीव्ड, आई कैन से दैट। बट एक चांस तो उनको देना चाहिए। मोदी जी का कितना असर इधर है, आपके साथ है ना? जी देखिए, विजयवाड़ा जो क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो तेलुगु देशम पार्टी स्ट्रांग है, जो एनटीआर ने कायम की पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू साहब यहाँ के बाहुबली है। तो एनडीए जो तेलुगु मतलब मोदी जी को यहाँ के बाहुबली का साथ मिल गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? वही बोल रहा हूँ, तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और बीजेपी जो गठबंधन है, तो ये गठबंधन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं ये विजयवाड़ा पार्लियामेंट है, तो विजयवाड़ा पार्लियामेंट के अंदर ये गठबंधन की तरफ से केसिनेनी शिवनाथ चिन्नी साहब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक का ख्याल है कि 3 लाख से ज्यादा मेजॉरिटी पर वो एनडीए का जो केसिनेनी शिवनाथ चिन्नी साहब चुनाव लड़ रहे हैं जीत जाएंगे। ठीक है, 2 बाहुबली साथ आ गए हैं, सुन रहे हैं आप? एक तो इनके वाले बाहुबली और एक तो मोदी जी हैं ही बाहुबली। 2x2 होल स्क्वायर हो गया, बढ़िया है। वही डबल इंजन सरकार जो कि मोदी जी हमेशा कहते हैं ना, तो इस मर्तबा तो डबल इंजन सरकार बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी फिर वहाँ पे भी बनेगी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ में जो है, जो मोदी जी का जो नारा है, जो कि कहते हैं हमेशा के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो ये है सबका विकास, तो इस मर्तबा उसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि जो भी बिछड़े तबके हैं, जो भी पिछड़े तबके हैं, उन सबको भी जो है साथ लिया जाए। लेकिन अभी देखिए आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आप एक भी एमपी सीट नहीं देते हो। अरे हम भी तो यहाँ के ही हैं, आप हमें भी तो एमपी सीट देना चाहिए। क्यों नहीं देते हैं भाई? इनकी पीड़ा समझिए आप लोग, बीजेपी के आप। भाजपा ने सोचते हैं मुसलमान को सेपरेट करके उसके वोट बैंक बनाने के लिए नहीं सोचते। मुसलमान को डेवलपमेंट सोसाइटी में मिला के बढ़ाने के लिए, भाई बोला था ना सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रसाद, वही देखने के लिए उसमें टिकट भी तो दीजिए ना, मुस्लिमों को भी टिकट दीजिए, उनको भी अपने साथ लाइए ना। सत्ता में सहभागिता की बात कह रहे हैं। जो हो सकता जीत के बाद मुसलमान को प्रायोरिटी अच्छा से अच्छा तरफ देने के लिए है। हर स्कीम में, हर इश्यू में मुसलमान को प्रायोरिटी इक्वल टू अलग सोसाइटी में मिला के जाने के लिए मोदी जी का इरादा है। ठीक है, इरादा है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताता चलूं, ये महाभारत एक्सप्रेस जो आप देख रहे हैं, इसके जरिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे हैं।
दक्षिण भारत से जरूर हमारी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन हमें उत्तर भारत में अयोध्या तक पहुंचना है। रामेश्वरम से अयोध्या, आप समझ रहे हैं, हजारों हजार किलोमीटर तक हम जा रहे हैं। एक एक जानकारी ग्राउंड जीरो से विश्लेषण के साथ आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।